हे गाइस, वेलकम टू सेल्सरमा जॉब्स नोटिफिकेशंस। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला के द्वारा कंडक्ट करवाए गए एग्जामिनेशन 2022 की। वैसे इसके मैंने 50 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। आज हम अगले 50 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। रही बात वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले, यदि अभी तक आपने ये पीडीएफ परचेज नहीं किया है तो आप से परचेज कर सकते हो। मात्र 299 रुपीज़ में ये पीडीएफ आपको मिलेगा और ये ऑफर रहेगा आपका 20 अप्रैल तक। इस पीडीएफ में टोटल 4000 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे और एक अरिहंत की बुक आपको एज इट इज पीडीएफ के फॉर्मेट में मिल जाएगी। 200 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे ई चैप्टर में और 2 एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। साथ में आपको कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो एडमिशन तक आपको फुल गाइडेंस मिलेगी। वाई करने के लिए आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो। रही बात आपकी कि श्योरिटी की या गारंटी की कि कितने एमसीक्यू क्वेश्चन इस पीडीएफ से आ जाएंगे, तो हिमाचल प्रदेश शिमला के द्वारा कंडक्ट करवाए गए एग्जामिनेशन 2024 में मेरे जो पीडीएफ मैंने सेलेक्ट किया था उस टाइम, उसमें 60+ क्वेश्चन आए थे। ये मैं खुद एनालिसिस किया था उसमें। तो लगभग 60 से 65 तक क्वेश्चन मैंने खुद देखे थे कि इस पीडीएफ उस पीडीएफ से आए थे। ठीक है, तो सेम पैटर्न पर आधारित ये पीडीएफ है। उस टाइम जो पीडीएफ था उसमें मात्र 1000 क्वेश्चन था, बट इस बार मैंने 4000 क्वेश्चन डाले हैं। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आराम से आप 80+ क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट कर लोगे, मैं श्योर हूँ। हाँ, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, कैसे क्वेश्चन को रीड करते हो, कहाँ आप प्रॉब्लम करते हो, वो आपकी दिक्कत होगी कि आपने क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ा। जहाँ पर नोट लिखा था आपने अपने क्वेश्चन को नोट देखा ही नहीं, वो आपकी गलती है। बट क्वेश्चन की गारंटी मैं देता हूँ 60+। इस बार भी दे रहा हूँ मैं कि 60+ क्वेश्चन इस पीडीएफ से जरूर आएंगे। बाकी जो भी क्वेश्चन मैं डेली आपको करवा रहा हूँ, जितने भी मिलते जुलते क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा, साथ साथ में एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ मैं, वो भी याद रखना, वो भी एज इट इज क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये अरिहंत की बुक है, ये आपको साथ में जरूर मिलेगी। रही बात आपकी कैसा फॉर्मेट है इस पीडीएफ का, तो थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। यहाँ पर 200 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे और हर एक एमसीक्यू क्वेश्चन के बाद उसके आंसर की लिखी होगी नीचे। ठीक है, चलिए वीडियो को करते हैं कंटिन्यू। मैंने 50 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 51 से हम स्टार्ट करेंगे। जो भी मैं एक्सप्लेनेशन साथ में देता हूँ उसको हमेशा याद रखना। मैंने पिछले वाले भी देखा था और इससे पिछली बारी भी देखा था, 2023 में भी, 2024 में भी, कि जो मैंने साथ साथ में बताता हूँ वो क्वेश्चन एज इट इज आ जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए, विच ग्रुप ऑफ द एनिमल्स इज नोन टू बी शो ए मैक्सिमम डाइवर्सिटी, जैसे मैमल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, यानी इंसेक्ट्स। अब साथ में जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा वो 2 क्वेश्चन बताऊंगा, वो भी एज इट इज आने के चांसेस है। यदि आपसे आपसे पूछा जाता कि इनमें से कौन सा फाइलम इज द मैक्सिमम डाइवर्सिटी शो करता है, तो राइट आंसर इज आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोड्स होते हैं वो मैक्सिमम डाइवर्सिटी शो करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, कि इनमें से कौन सा फाइलम, अगर मान लीजिए आर्थ्रोपोडा नहीं लिखा होता तो राइट आंसर आना था मोलस्क्स, क्योंकि मोस्ट अबंडेंट जो एनिमल डाइवर्सिटी है वो है आर्थ्रोपोड्स की और दूसरे पर है मोलस्क्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52, ब्लास्टुलेशन इज फॉलोड बाय। आप सभी को पता होगा ब्लास्टुलेशन होती है ब्लास्टुला का बनना। तो सीक्वेंस आपको पता होगा, 2 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, देन 16 सेल स्टेज, देन 32 सेल स्टेज, 16 फोल सेल स्टेज। तो आप सभी को पता होगा 16 सेल स्टेज को हम मोरूला बोलते हैं और मोरूला के बाद क्या बनता है, ब्लास्टुला। तो प्रोसेस ऑफ ब्लास्टुलेशन इज फॉलोड बाय। तो बताइए भाई राइट आंसर क्या होगा। देखो, पहले इंग्लिश को अच्छे से करना सीखो। फॉलोड बाय, नॉट प्रेसिडेड बाय। इधर पूछा गया है फॉलोड बाय। फॉलोड बाय का मतलब होता है कि नेक्स्ट क्या है, यानी ब्लास्टुलेशन इज फॉलोड बाय, कि ब्लास्टुलेशन किसको फॉलो कर रहा है, यानी ब्लास्टुलेशन से आगे क्या होगा, आगे। अब मोरुलेशन मत कर लेना, क्योंकि मोरुलेशन इस ब्लास्टुलेशन से भी पीछे हो रहा है। देखो, मोरुलेशन, ब्लास्टुलेशन, गैस्ट्रोलेशन, न्यूरोलेशन, ये प्रोसेस होती हैं। ये तो बच्चा है ब्लास्टुलेशन इज फॉलोड बाय, फॉलोड बाय, इंस्टा पढ़ा है ना, फॉलोज एंड फॉलोइंग, तो फॉलोड बाय लिखा है ये। तो ब्लास्टुलेशन से आगे क्या होगा, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, गैस्ट्रोलेशन। क्वेश्चन नंबर 53, इन एनिमल्स ग्रास टेटनी इज caused ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 54, विच मैक्रोमोलिक्यूल्स इज कॉल्ड बॉडी बिल्डर। वैसे तो इसको तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बॉडी बिल्डर
मसल्स गेन्स। मसल्स किसकी बनी होती है? मसल्स मोस्टली प्रोटीन्स की बनी होती है, ये तो बच्चे बच्चे को पता है, इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 55, वी सेल्स आर स्टिमुलेटेड टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टी सेल्स। देखो आपसे को पता होगा वी सेल्स एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, और मैं एक मोस्ट प्रिसाइजली आपको बताऊं, बी सेल का भी एक टाइप है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा सेल्स। क्या नाम है? प्लाज्मा सेल्स। और प्लाज्मा सेल्स ही एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करते हैं। बट प्लाज्मा सेल्स को एक सेल है टी सेल जो कि स्टिमुलेट करता है, तो उस सेल का आपको नाम बताना है, कौन से टाइप का टी सेल है वो। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, हेल्पर टी सेल्स, जिसको हम CD4 सेल्स भी बोलते हैं, जो कि CD4 सेल्स के ऊपर बैठा होता है। क्वेश्चन नंबर 56, सोर्स ऑफ एनर्जी इन मसल कॉन्ट्रैक्शन इज। देखो आप सभी ने प्रोसेस पढ़ी है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में एक होता है एटीपी और एक होता है एडीपी। जब आपका एडीपी होता है तो मसल ग्लाइड करता है, और नेक्स्ट साइकिल को रन करने के लिए आपको एटीपी चाहिए होता है, यानी मसल कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए एटीपी बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, मान लीजिए किसी की डेथ हो जाती है, और उसके बाद जो अगर मान लीजिए फोल्डेड है तो वो रिमेन्स फोल्डेड ही रहेगी, यानी अकड़ जाएगी। आप जितना मर्जी उसको सीधा करो वो सीधा नहीं होगी, चाहे वो ब्रेक हो जाएगी बट सीधी नहीं होगी। क्यों? रीज़न बहुत साफ है, क्योंकि हमें पता है कि मसल रिलैक्सेशन या मसल कंट्रैक्शन से अगर हमें नेक्स्ट प्रोसेस करनी है तो हमें एटीपी रिक्वायर्ड होते हैं, और जो बंदे की डेथ हो चुकी है उसमें एटीपी नहीं बनते हैं। एटीपी नहीं बनते हैं तो दोबारा मसल क्योंकि उसी स्टेट में पॉज हो जाएगी, यानी एडीपी स्टेज में लॉक हो जाएगी, तो वो दोबारा रिलैक्स स्टेट में नहीं आ सकती। इसलिए मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए एटीपी का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्वेश्चन 57, एम्फीबियंस शेयर विद रेप्टाइल्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स एक्सेप्ट। देखो एम्फीबियंस बोले रेप्टाइल से बाकी सभी कैरेक्टर से मैच करते हैं, बट कोई एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे मैच नहीं करते हैं। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। देखो आपसे को बताऊंगा एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स दोनों में जो फर्टिलाइजेशन होती है मोस्टली एक्सटर्नल ही होती है, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। इनडायरेक्ट का मतलब लार्वा बनता है। डायोसिस एंड ओविपेरस, मोस्टली दोनों डायोसिस एंड ओविपेरस होती है। वेंट्रल हार्ट और कोल्ड ब्लडेड पोक्कीथर्मल। देखो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। क्यों? देखो आपसे को बताऊंगा एम्फीबियंस में तो आपको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिल जाती है, क्योंकि फॉर एग्जांपल के लिए आपने फ्रॉग देखा है, तो फ्रॉग में जो फर्टिलाइजेशन होती है वो पानी में होती है, वाटर में होती है, और उसका उसमें डेवलपमेंट होती है वो भी इनडायरेक्ट होती है, यानी उसमें लार्वा बनते हैं। लार्वा कौन होता है? टेडपोल। बट रेप्टाइल्स की बात करूँ तो रेप्टाइल्स में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होती है, और उसमें जो कोई भी लार्वा वगैरह नहीं बनता है, डायरेक्ट आपका बेबी का जन्म होता है, डायरेक्ट आपका एग का डेवलपमेंट होता है, कोई भी लार्वा नहीं बनता है। क्वेश्चन नंबर 58, इफ ए पर्सन आर वीसीज हैव एंटीजन बी एंड आर एच एंटीजन, ब्लड ग्रुप ऑफ दैट पर्सन विल बी। देखो कितना इजी पूछ लिया है। आपसे पूछा है कोई एक पर्सन है उसका एंटीजन बी है, मैं एक आपको ट्रिक बता देता हूँ, जैसा एंटीजन वैसा ब्लड ग्रुप, ये याद रखना। और उससे उल्टा एंटीबॉडी, क्या बताया मैंने? जिस बच्चे का जैसा ब्लड ग्रुप है वैसा ही एंटीजन होगा, ठीक है, और एंटीबॉडी उससे उल्टा होगी। उल्टा क्यों होगी? क्योंकि हमारे बॉडी में अग्लूटिनेशन रिएक्शन नहीं करना है, क्लम्पिंग नहीं करनी है अंदर, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कोई किसी बच्चे का एंटीजन बी है, यानी उसका ब्लड ग्रुप भी बी है। अगर आर एच एंटीजन है तो यानी आर एच पॉजिटिव है, यानी बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, ठीक है। और इस बी पॉजिटिव वाले बच्चे के अंदर जो एंटीबॉडी होगी वो ए एंटीबॉडी होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि रीज़न साफ है। मान लीजिए अगर इसके अंदर बी ही एंटीबॉडी होती तो बी एंटीबॉडी बी एंटीजन के साथ अग्लूटिनेशन रिएक्शन कर लेती, और उस लड़के की उस बच्चे की डेथ हो जाती, ठीक है। तो रीज़न साफ है, इसको बोलते हैं क्रॉस रिएक्टिविटी, यानी एंटीजन अलग होगा एंटीबॉडी अलग होगी। ओके, which of the following is produced with the combination of the apoenzyme and coenzyme। देखो ये टर्म डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता हूँ, आपने पढ़ा होगा तो ठीक है, एज इट इज मैं क्या कह सकता हूँ इसमें कि एपोजाइम और कोएंजाइम इन दोनों कॉम्बिनेशन को हम होलो एंजाइम बोलते हैं, बाकी क्या बोल सकते हैं उससे ज़्यादा मैं। क्वेश्चन नंबर 16, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेम्ब्रेन मोलिक्यूल्स।
देखो आपने एक टर्म पढ़ी होगी, फ्लिप फ्लॉप मोमेंट। देखो फ्लिप फ्लॉप मोमेंट करने के लिए कुछ स्पेशल टाइप के ट्रांसपोर्टर लगे होते हैं जिसको हम बोलते हैं फ्लिपेजेस एंड फ्लोपेजेस। इसमें जो आपका फ्लिपेजेस होता है वो पी टाइप का एटीपीएस पंप होता है, और ये बात फ्लोपेजेस की, तो फ्लोपेजेस आपका एवीसी टाइप का ट्रांसपोर्टर होता है, और दोनों एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है और हाईली एनर्जेटिक प्रोसेस है। यानी किसी भी प्रोटीन का एक बाइलेयर से दूसरी लीफलेट में जाना कोई आसान बात नहीं है। हाँ, किसी भी लिपिड मॉलिक्यूल्स का लैटरल मूवमेंट करना या हम बोल सकते हैं स्पाइरल मूवमेंट करना पॉसिबल है, बट फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि लिपिड आप सभी को पता होगा, जब वो एक लिपिड बाइलेयर से दूसरी लिपिड बाइलेयर में जाएगी, यानी एक लीफलेट से दूसरी लीफलेट में जाएगी, तो उसको वाटर से कांटेक्ट करना पड़ेगा, यानी हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल से टच होना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक कॉस्ट है। रिएक्शंस में बहुत एनर्जी लगेगी। तो ये मोस्टली कौन से मॉलिक्यूल्स करते हैं मैं भी बता रहा हूँ, प्रोटीन, लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, कार्बोहाइड्रेट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लिपिड्स। ऐसा लिपिड्स करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, विच इज विच इज द adaptive radiations is used by the poikilothermal to protect against the extreme heat। देखो पहले तो पता चले कि पोकिलोथर्म होता है क्या है। पोकिलोथर्म होता है आपके वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, यानी मोस्टली आपके एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, ओके, एम्फीबियन रेप्टाइल्स हो गए, आपके फिशेज होगी, ये आपके पोकिलोथर्म होती हैं, कोल्ड ब्लडेड होती हैं आपकी ये, ठीक है। तो ऐसे जो एनिमल्स होते हैं ये क्या प्रोसेस करते हैं जिससे वो गर्मी से बच सकें। गर्मी से बचना, ध्यान देना, ठंड से बचना क्या होता है, गर्मी से बचना क्या होता है। अगर कोई चीज़ ठंड से बच रही है तो उसको हम हाइबरनेशन बोलते हैं, जिसको हम विंटर स्लीप भी बोलते हैं। ओके, और यहाँ पर बोला है एक्सट्रीम हीट, यानी समर स्लीप की बात की जा रही है, यानी गर्मी से बच रहे हैं, और गर्मी से बचने को हम बोलते हैं एस्टिवेशन। यहाँ पर अगर ठंड लिखा होता, कोल्ड से बचना लिखा होता, तो राइट आंसर होना था हाइबरनेशन, याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, 50% ड्राई वेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय। इधर बोला गया है कि 50% ड्राई वेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय। 50% क्या है हमारी बॉडी में, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, या पॉलीसेक्राइड्स हैं। तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं, हमारी बॉडी में मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन्स ही हैं। इंजाइम्स प्रोटीन के बने हुए हैं, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन के बने हुए हैं, मेम्ब्रेन की जो लिपिड बाइलेयर है उसके साथ साथ में प्रोटीन्स लगी हुई हैं। प्रोटीन्स ही मोस्ट अबंडेंट होती है हमारी बॉडी में। तो 50% ड्राई वेट में तो प्रोटीन्स ही हमारे पास हैं। बट ये ड्राई वेट पूछा था, अगर ऐसा पूछ लेते हैं कि हमारे बॉडी में मोस्ट अबंडेंट क्या चीज़ है, तो वो होता है वाटर, 85%। बट इधर ड्राई वेट था, तो ड्राई वेट में प्रोटीन आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, विच टर्म रिप्रेजेंट्स ए पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स। देखो कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर की बात की गई है, तो ये कौन से टर्म से आपका सॉल्व हो जाएगा, कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स। जेनेटिक्स पढ़ी है, इनको हम बोलते हैं एलिलोमॉर्फ। एलिलोमॉर्फ देखो लिखा कितना तरीके से है, एलिलोमॉर्फ। असल में एलिलोमॉर्फ का मतलब होता है एलील्स। ओके, एलील्स जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, एलील्स आर द अल्टरनेट ऑफ जीन्स, वैसा ही है। एलिलोमॉर्फ को हम अलील बोलते हैं, और अलील होता है अल्टरनेट ऑफ जीन। अल्टरनेट ऑफ जीन का मतलब ये होता है ना, असल असल में अलील का मतलब क्या होता है, अलील कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, असल में अलील जीन ही है, बट थोड़ी सी उसमें अल्टरेशन हो चुकी है, एक सिंगल कोडोन में या सिंगल बेस पेयर में थोड़ी सी चेंज हो चुकी है, जिसकी वजह से वो अब अलग शो हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई प्लांट छोटा है और दूसरा प्लांट टॉल है, अब वो छोटा रह गया और एक टॉल रह गया ड्यू टू दी एलील्स। अब जो एलील्स हैं वो असल में सेम ही जीन है, दोनों प्लांट्स में सेम ही जीन है, बट जो प्लांट छोटा रह गया है उस जीन में थोड़ी सी अल्टरेशन हो गई है, जिसके कारण अब वो अपना जो मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर दे रहा है वो डवार्फ वाल दे रहा है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसमें बेस सब्स्टिट्यूशन हो चुकी है। तभी तो हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ या अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। क्वेश्चन नंबर 64, इन ह्यूमन बींग्स टोटल नंबर ऑफ द क्रोमोजोम इन ए सेल। ह्यूमन बींग्स में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितने हैं, देखो कितना इजी आ गया भाई। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 46। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 65, नर्वस सिस्टम डेवलप्स फ्रॉम। नर्वस सिस्टम डेवलप्स फ्रॉम, नर्वस सिस्टम कहाँ से डेवलप हुआ है, तो ये भी याद रख लेना कि मैंने शायद आपको पहले भी कहा है कि जितने भी
हमारे गट से लेके, यानी हमारी इसोफेगस होगी, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन होगी, रेक्टम हो गए, जितने हमारे माउथ से लेके फेरिंग्स से लेके जितनी गट हमारी, ये बनी होती है एंडोडर्म से। जितने भी ऑर्गन्स हैं, मसल्स हैं, बोन है, कार्टिलेज है, ये बनी होती है मेसोडर्म से। और जितने भी आपके स्किन है, एपिडर्मल चीज़ें हैं, हेयर्स हैं, नेल्स है, और साथ में आपका जो ब्रेन है, ये बना होता है आपका एक्टोडर्म से। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, एक्टोडर्म। क्वेश्चन नंबर 66, पेप्सिन एंजाइम इज एक्टिव मैक्सिमली एट ए पीएच रेंज ऑफ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 0 to 3.3, क्योंकि पेप्सिन जो होगा बहुत ज़्यादा हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट में काम करता है। पेप्सिन एक्टिवेट ही इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में एक्टिव होता है। आप सभी को पता होगा एसिल जो होता है उसको सिक्रेट करते हैं ऑक्जेंटिक सेल्स, ठीक है, जिनको हम प्राइटल सेल्स भी बोलते हैं। अब ऑक्जेंटिक सेल्स के द्वारा आपका HCl सिक्रेट होता है, और HCl आपका पेप्सिनोजन को कन्वर्ट करता है पेप्सिन में, और पेप्सिन काम करता है प्रोटीन्स के ऊपर, तोड़ देता है उसको, किसमें, पॉलीसेकेराइड्स में और पेप्टॉन्स में, सॉरी पॉलीसेकेराइड क्या बोल रहा हूँ मैं, पेप्टाइड्स में और पेप्टॉन्स में। तो याद रखना, पेप्सिन को एक्टिवेट करता है HCl, और HCl को सिक्रेट करता है ऑक्जेंटिक सेल्स। तो जो मैं साथ साथ में चीज़ें बताता हूँ उनको याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, G2 फेज इज फॉलोड बाय विच फेज ऑफ सेल साइकिल। देखो अगेन क्वेश्चन आया फॉलोड में, कंफ्यूज मत होना, प्रेसिडेड बाय नहीं है, इधर इधर लिखा हो फॉलोड बाय। फॉलोड बाय का मतलब होता है इससे आगे क्या होगा, ठीक है, यही होता है फॉलोड बाय का मतलब, ठीक है। यानी G2 फेज इज फॉलोड बाय, फॉलोड बाय मतलब ये किसको फॉलो करता है, G2 फेज किसको फॉलो करता है, फॉलो उसी को किया जाता है जो उससे आगे हो, पीछे वाले को थोड़ी फॉलो करता है। देखो अगर मैं किसी को फॉलो करूँगा तो मैं अपने बड़े को ही फॉलो करूंगा ना, मैं अपने छोटे को पीछे, जो मेरे से पीछे उसको थोड़ी फॉलो करूंगा मैं। तो इसमें बोला कि G2 फेज इज फॉलोड बाय, बट G2 फेज किसको फॉलो कर रहा है, तो वो M फेज को फॉलो कर रहा है। और सीक्वेंस बता दूं आपको, सीक्वेंस होता है आपका G1 फेज, S फेज, G2 फेज, M फेज, ये सीक्वेंस होता है। और G0 फेज जिसको हम G0 फेज बोलते हैं, ये असल में क्वाइंसेट फेज है। ये थोड़े समय के लिए पॉज स्टेट है। मान लीजिए सेल में डैमेज हो चुका है, DNA डैमेज हो चुका है, या कोई भी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है, तो हमारा सेल साइकिल को अरेस्ट कर दिया जाता है G0 फेज में, जो कि टेम्परेरी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है। क्वेश्चन 68, एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ। तो ये तो भाई क्या है बताऊँ इसका मैं, चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 69, पता नहीं 68 का आंसर, प्रोटेन्स। 69, द प्रोसेस बाय विच न्यू स्पीसीज डिवेल्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग या एग्जिस्टिंग स्पीसीज इज कॉल्ड एज। देखो अगर कोई स्पीसीज बन रही है पुरानी स्पीसीज से ही, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पेसिएशन, या बोलते हैं स्पेसिएशन। और अब मैं जो चीज़ बताने जा रहा हूँ ये आप लिख के ले लो, 100% आएगा। आगे मैं जो बता रहा हूँ, मैं क्या बता रहा हूँ, स्पेसिएशन। स्पेसिएशन दो टाइप की होती हैं, एलोपैट्रिक स्पेसिएशन और सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन। वैसे तो आगे और टाइप भी हैं जैसे पैरीपैट्रिक और पैरापैट्रिक, बट आपसे वो नहीं पूछा जाएगा, मुझे पता है। तो आप दो चीज़ें पूछ जाएंगी, एलोपैट्रिक स्पेसिएशन और सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन। डिफरेंस बता देता हूँ। जब भी नई स्पीसीज कोई बन रही है ड्यू टू जियोग्राफिकल वेरियर्स इज कॉल्ड एज एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। फॉर एग्जांपल के लिए कोई एक स्पीसीज है डियर की, यानी हिरणों की कोई एक प्रजाति है जो कि एक खुले मैदान में घास खा रही है। अचानक से ही उधर पहाड़ फट जाए और एक एरिया अलग हो जाए और दूसरा एरिया अलग हो जाए और बीच में एक माउंटेन बन जाए। अब डियर की एक स्पीसीज माउंटेन के इस पार है और डियर की वही स्पीसीज माउंटेन के दूसरे पार है, बट बीच में आ गया जियोग्राफिकल बैरियर्स। वो जियोग्राफिकल बैरियर माउंटेन भी हो सकता है, रिवर भी हो सकती है, या कोई भी जियोग्राफिकल बैरियर हो सकता है, जिसके बाद वजह से अब हिरणों की वो सेम प्रजाति आपस में नहीं मिल पा रही है, रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रही है, जिसके कारण एक टर्म है जिसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। तो वहां पर क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो जाएगा। अब दो सेम स्पीसीज आपस में इंटरब्रीड नहीं कर पा रही हैं सेम स्पीसीज बट नहीं कर पा रही हैं। अब धीरे 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 काफ़ी सालों के बाद अब दो हिरणों की प्रजाति, भले ही हम उस पहाड़ को हटा दें फिर भी आपस में वो इंटरब्रीड नहीं कर पाएंगी, भले वो स्टार्टिंग में सेम स्पीसीज थी, क्योंकि उनके अंदर आ गया रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। क्योंकि
उनका जो इन्वायरमेंट था वो चेंज हो गया, उनके अंदर जो वेरिएशंस थी, उनके अंदर जो रहने खाने का तरीका था वो सब चेंज हो गया। बट ये कोई ये छोटे प्रोसेस नहीं है, ये कई सदियों की, कई सालों की मेहनत है, जिसकी वजह से एलोपैथिक स्पेसिएशन के थ्रू नई स्पीसीज का इजाद हो जाता है। क्योंकि पहले वो सेम स्पीसीज थी, अब बट बहुत डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज बन गई है, इसी को हम बोलते हैं स्पेसिएशन। दूसरी टर्म है सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन। मान लीजिए अब कोई पहाड़ नहीं आया बीच में, कोई नदी नहीं आई बीच में, एक छोटा सा बगीचा है, छोटा सा एरिया है, उसी एरिया के अंदर दो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज बनेगी कोई एक सिंगल स्पीसीज से। अब वो कैसे बन गई भाई? अब बोलोगे कि अब तो कोई बैरियर भी नहीं आया, अब कैसे बनेगा? इसी को बोलते हैं सिम्पैट्रिक। सिम्पैट्रिक मतलब सिम का मतलब था सेम, पैट्रिक का मतलब प्लेस, सेम ही प्लेस में नई स्पीसीज बन गई भाई। कैसे बनी होगी? तो फॉर एग्जाम्पल के लिए बहुत ग्रेट एक्सपेरिमेंट किया था साइंटिस्ट ने, इन आई थिंक नॉर्वे में किया था या सूडान में किया था, मुझे आई थिंक एरिया याद नहीं है। बट उसमें था कि उस टाइम में हैव थॉर्न एक फ्रूट होता है, हैव थॉर्न। तो हैव थॉर्न एक एप्पल की तरह, सेब की तरह लगने वाला एक फ्रूट है। वो फ्रूट लगा हुआ था, पेड़ लगा हुआ था, और उसमें मैगोट फ्लाइज होती हैं, वो उसको खा रही थी, उस फ्रूट को खा रही थी मैगोट फ्लाई, और अपना जीवन व्यतीत कर रही थी, कोई एक स्पीसीज थी। बट वहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दी गई एप्पल का प्लांट। अब एप्पल का प्लांट इंट्रोड्यूस करने की वजह से अब कुछ मैगोट की फ्लाइज उस एप्पल वाले फ्रूट को पसंद करने लगी एज कंपेयर टू हैव थॉर्न। अब कुछ, सारी नहीं, कुछ। अब देखो एप्पल्स का रिप्रोडक्शन पीरियड, यानी एप्पल्स के प्लांट का ब्रीडिंग सीजन्स, सेब लगने का तरीका या सेब लगने की टाइमिंग सब अलग अलग है हैव थॉर्न से, जिसकी वजह से धीरे 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 उन मैगोट फ्लाइज के अंदर भी खाने का, रहने का और रिप्रोडक्शन करने का तरीका चेंज हो गया। बट कोई बैरियर नहीं आया, सेम ही प्लेस में ऐसा कुछ हुआ है, सेम ही जगह पर ऐसा हुआ है, और दो स्पीसीज मैगोट की अलग अलग बन गई, इज कॉल्ड एज सिम्पैट्रिक स्पेशिएशन। पैरापैट्रिक बता दूं? चलो छोड़ो, बहुत डिटेल हो जाएगा, बट ये दो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हैं। क्वेश्चन बनेगा, इस बार जरूर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एंटीबॉडी हैज पेंटामेरिक स्ट्रक्चर? अब बताइए भाई, ये क्वेश्चन मैंने करवाया है नहीं करवाया? क्वेश्चन आया था 2019 में, इनमें से कौन सी एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है? बट मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताया था कि कौन से एंटीबॉडी कितने सब यूनिट की बनी हुई है, मैंने बताया था। तो उधर मैंने बताया था राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, IgM एंटीबॉडी, क्योंकि IgM एंटीबॉडी ही सबसे बड़ी एंटीबॉडी होती है, और ये पेंटामेरिक होती है, 5 सब यूनिट से बनी होती है। रही बात IgA एंटीबॉडी, ये डायमेरिक होती है, 2 सब यूनिट्स की बनी होती है। रही बात IgE, ये मोनोमेरिक होती है। IgD ये भी मोनोमेरिक होती है। IgG ये भी मोनोमेरिक होती है। IgE आपकी निकलती है ड्यूरिंग एलर्जिक रिस्पॉन्स। IgA निकलती है सिक्रेशन के दौरान, यानी टीयर्स, स्वेट ग्लैंड्स या आपकी कोलेस्ट्रॉम के थ्रू। IgD एंटीबॉडी आपकी V सेल्स के ऊपर रिसेप्टर की तरह काम करती है, और IgM एंटीबॉडी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, यानी जब भी आप में खतरा होता है तो पहली एंटीबॉडी IgM एंटीबॉडी ही बनती है। IgG एंटीबॉडी आपकी मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी है, बट वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है, और सबसे छोटी एंटीबॉडी भी वही है। और दूसरी बात, IgG एंटीबॉडी की 1 3 4 प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है, बट IgG2 क्रॉस नहीं कर सकती है। मतलब IgG की भी 4 टाइप्स होती हैं, 1 2 3 4, इसमें 2 वाली क्रॉस नहीं कर सकती है। काफ़ी होगा इसके लिए, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 71, FSH इज सिक्रेटेड बाय, follicle stimulating hormone is secreted by? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर्थ, डी, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पता होना चाहिए ऐसा तो। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 72, विच द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ एन न्यूक्लिक एसिड बैकबोन? इनमें से कौन सा कंपोनेंट न्यूक्लिक एसिड बैकबोन का नहीं है? न्यूक्लियोटाइड, फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोस शुगर, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स। देखो कितना इजी है भाई, कितना इजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखो बैकबोन से क्वेश्चन पूछा गया है, तो बैकबोन में पार्ट पूछा, कौन सा पार्ट नहीं है? तो आप सभी को पता होगा न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। न्यूक्लियोटाइड में आपका आ जाएगा, फॉर एग्जांपल के लिए देखो न्यूक्लियोटाइड तो पूरा आ गया ना, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। हाँ, तो न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट नहीं होता है बस, बाकी न्यूक्लियोटाइड जैसा ही होता है। और न्यूक्लियोटाइड में एक बीच में आपका बहुत बड़ा पेंटोस शुगर होगा, उस पेंटोस शुगर के साथ में एक आपका नाइट्रोजन बेस लगा होता है, वो एडेनिन भी हो सकता है, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरासिल कुछ भी हो सकता है।
पेंटोस शुगर के 5 प्राइम एंड की तरफ आपका फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ, ठीक है। बचा क्या, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब फॉस्फोडाइस्टर पार्ट थोड़ी है, फॉस्फोडाइस्टर थोड़ी पार्ट है न्यूक्लिक एसिड बैकबोन का, पार्ट पूछा ना। विच वन इज हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब बताइए भाई, मैंने करवाया नहीं करवाया, और एज इट इज करवाया है क्या, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है। 2019 में एज इट इज क्वेश्चन पूछा था, और उसका आंसर भी क्या था, वेस्टर्न घाट। सेम सेम। और 4 हॉटस्पॉट है इंडिया में। एक आपका वेस्टर्न घाट, एक आपका हिमालयन रीजन, ये बड़ा अपना एरिया हिमाचल वाला ऊपर वाला जितना भी रीजन है हिमालयन वाला, दो। तीसरा आपका है इंडो बर्मा, और फोर्थ आपका सुंडालैंड। सुंडालैंड को हम निकोबार भी बोलते हैं, अंडमान निकोबार। क्वेश्चन नंबर 74, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द पॉपुलेशंस इंक्लूड्स इन हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। सुना नाम हार्डी वेनबर्ग का, बहुत ग्रेट साइंटिस्ट थे हार्डी वेनबर्ग। तो हार्डी वेनबर्ग ने एक थ्योरी दी थी, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था कि एलिलिक फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होगी अगर मैंने जो अजम्पशंस रखी है अगर वो मेट कर जाती है, अगर वो पूरी हो जाती हैं, तो कभी भी एलिलिक फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होगी। और एलिलिक फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होगी इसका मतलब कभी भी इवोल्यूशन नहीं होगा। देखो कितनी अजीब सी स्टेटमेंट दी थी, बहुत खतरनाक बात है ये। मैं कह रहा हूँ कि हार्डी वेनबर्ग ने बोला था कि अगर मेरे द्वारा दी गई एजम्पशंस है अगर फॉलो हो जाती हैं, तो कभी भी इवोल्यूशन नहीं होगा, एलीली फ्रिक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होगी। तो वो कौन कौन से एजम्पशंस थी जो हार्डी वेनबर्ग ने दी थी। तो पहली एजम्पशन दी उन्होंने देखी कि म्यूटेशन नहीं हो, नेचुरल सिलेक्शन ना काम करे, पॉपुलेशन का साइज बहुत बड़ा हो, जेनेटिक ड्रिफ्ट आपका वहां पर काम कर रहे, जेनेटिक ड्रिफ्ट वहां पर काम ना कर रही हो, वहां पर नॉन रैंडम मीटिंग ना हो, रैंडम मीटिंग हो रही हो। तो अगर ये क्राइटेरिया फॉलो हो जाता कभी इवोल्यूशन नहीं होगा, ऐसा हार्डी वेनबर्ग ने बोला था। बट इधर पूछा गया है कि ट्रू क्या है हार्डी वेनबर्ग के बारे में। एंटिटीज माइग्रेट कॉन्स्टेंटली, पॉपुलेशन शुड बी लिमिटेड एंड स्मॉल, मीटिंग इज रैंडम, या प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज अक्रिंग। तो 74 का राइट आंसर है मीटिंग इज रैंडम। देखो हार्डे बर्नबर्ग में अभी बताया, हार्डे बर्नबर्ग ने बोला था कि अगर मान लीजिए वहां पर नेचुरल सिलेक्शन काम ना करा हो तो ऑप्शन डी तो एलिमिनेट होगा। इधर लिखा है प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज अकरिंग, अकरिंग नहीं, नहीं काम कर रहा हो, ठीक है, नोट। तो ये तो ऐसे एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद उसने बोला था कि पॉपुलेशन का साइज इतना बड़ा हो कि बाई चांस वाला कोई फंडा ना चले, यानी पॉपुलेशन का साइज लार्ज हो। बट इधर क्या लिखा है, लिमिटेड और स्मॉल, ऑप्शन अगेन बी भी एलिमिनेट हो गया। उसके बाद उसने कहा था कि कोई भी माइग्रेशन है या ई माइग्रेशन ना हो, बट इधर बताया कि एंटिटीज माइग्रेशन कॉन्स्टेंटली माइग्रेट हो रहा ना। उसने बोला था कि माइग्रेट भी ना हो रहा हो। और उसने एक बात कही थी कि मीटिंग जो वो रैंडम हो, ठीक है। तो यस, अगर रेटिंग मीटिंग अगर रैंडम हो रही है तो कोई भी इवोल्यूशन नहीं होगा, कोई भी इवोल्यूशन नहीं होगा। इवोल्यूशन करवाना है तो मीटिंग को नॉन रैंडम करवाओ। नॉन रैंडम का मतलब होता है हम जो चूज करें वही चूज करें, हमारी प्रेफरेंस हो। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए एजरोबेटिव मीटिंग जैसे हम करते हैं ना, हम अगर किसी ह्यूमन का देख लो एग्जांपल है, यदि हम मैरिज करने जाते हो तो अगर कोई हाइट लंबी वाला है तो वह अपनी लंबी हाइट वाली ही लड़की ढूंढ रहा है, कोई छोटी हाइट वाले छोटी को ढूंढ रहा है। मतलब मीटिंग रैंडम नहीं है मैडम, मीटिंग नॉन रैंडम है। जो हम चूज करते हैं लाइफ पार्टनर वो नॉन रैंडम चूज कर रहे हो। नॉन रैंडम का मतलब था हमारी इच्छा के अनुसार। अगर जब तक हम अपनी इच्छा के अनुसार पैटर्न चूज करेंगे इवोल्यूशन होगा। बट गलती से रैंडम चूज कर लिए ना हम, काम खराब हो जाएगा, वेरिएशंस नहीं आएंगी, और आएंगी तो बेकार जैसे आ जाएंगी, कुछ भी हर कुछ हो जाएगा हर कुछ। अगर बहुत हाइट लंबी बड़ा छोटी सी लड़कियों को शादी कर लोगे बहुत छोटी साली से, तो बहुत अजीब सी वेरिएशंस आ जाएंगी। इसी को बोला था हार्ड डे बनबर्ग भैया ने। क्वेश्चन नंबर 75, डिफरेंशिएशंस इन्वॉल्व्स, डिफरेंशिएशन पता क्या होता है। आपने कभी कमिटमेंट की टर्म सुनी है, कमिटमेंट, डेवलपमेंट बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट है कमिटमेंट। तो कमिटमेंट में कोई भी सेल अगर अपना फेट डिसाइड कर लेता है कि मुझे फ्यूचर में एंडोडर्म बनना है, मुझे फ्यूचर में एंजियोडर्म बनना है, तो कमिटमेंट के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है डिफरेंशिएशन। यानी उसने कमिटमेंट तो कर ली है कि मैं फ्यूचर में भाई मेजोडर्म बनूंगा, बट बनने के लिए उससे डिफरेंशिएट तो होना पड़ेगा। तो उस प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। यानी 75 का राइट आंसर आपका 75 का
सुप्रेशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, द फिनोमिनॉन ऑफ यूजिंग ए प्रेडेटर टू कंट्रोल पेस्ट इज। देखो, हम प्रेडेटर का मतलब होता है कि नेचुरल एनिमी को हम यूज करें पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, और इसी को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल, कि उसका नेचुरल एनिमीज ही हम लेके आ गए हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने वो देखा है लेडी वर्ड बिटल, जिसको वो हम वो भी बोलते हैं तोता, जो पास फेल वाला है, वो बहुत यूज़फुल होता है। यदि आपको कहीं खेतों में या कहीं पर आपने कुछ भी उगाया है, सब्जी उगाई है, वहाँ पर अगर आपको लेडी बर्ड बीटल मिल रहा दिख रहा है, यानी आपका जो वो पास फेल वाला तोता दिख रहा है, तो आप तोता मतलब पैरट वाले बात नहीं कर रहा हूँ, आप समझ गए हो गया यार, आई थिंक लेडी लेडी बर्ड बीटल की बात कर रहा हूँ मैं। अगर वो वहाँ पर आपको दिख रहा है ना, तो खुशी मनाओ भाई। वो बहुत सारे पेस्ट इंसेक्ट को आपने फसल या आपकी जो भी सब्जी वगैरह पर लगाई उसको नहीं आने देता है। बहुत आपका आपका ऐसा बोल सकता हूँ, जैसे आपने पढ़ा ना फार्मर ऑफ इंसेक्ट, जैसे आर्थ्रोपोड्स में, सॉरी एनालिड्स में, आज आपका अर्थबॉम है, ये फार्मर का दोस्त है, फ्रेंड है। तो वैसे ही इंसेक्ट्स के अंदर लेडी बर्ड बीटल आपका फ्रेंड है। कोई भी पेस्ट इसके या इंसेक्ट नहीं आ सकता है आपकी फसल को, जब तक आपका लेडी बर्ड बीटल वहाँ पर बैठा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 77, लैक ऑफ प्रॉन विच विल बी टर्न ऑन व्हेन। देखो, लैक ऑफ प्रॉन कब ऑन होगा, आप सभी को पता होगा। लैक ऑफ प्रॉन एक टाइप का इंड्यूसिबल सिस्टम है। इंड्यूसिबल सिस्टम मतलब इंड्यूसर रिक्वायर्ड है। अब फॉर एग्जांपल के लिए भाई, लैक्टोज को तोड़ने वाले इंजाइम क्यों ही बनाए अगर लैक्टोज ही नहीं है तो। देखो, असल में लैक ऑफ प्रॉन में क्या बनता है, बीटा ग्लूटासिडेज। ठीक है, ऐसा एंजाइम जो कि लैक्टोज को तोड़े। अब अगर मान लीजिए बैक्टीरिया के अंदर लैक्टोज ही नहीं है, तो फिर लैक्टोज को तोड़ने वाले एंजाइम भी क्यों चाहिए। हाँ, अगर लैक्टोज प्रेजेंट है यानी इंड्यूसर प्रेजेंट है, तो लैक्टोज को तोड़ने वाले एंजाइम चाहिए। बात सिंपल है। अब मैं बोल रहा हूँ कि ऑन कब होगा, जब लैक्टोज होगा, यानी जब इंड्यूसर होगा। अगर लैक्टोज मीडियम में है, तभी तो भी लैकोप्रोन ऑन होगा ना। तो कहाँ पर लिखा है लैक्टोज, लैक्टोज इज लेस देन ग्लूकोज, लैक्टोज इज लेस देन मीडियम, लैक्टोज इज मोर देन ग्लूकोज। हाँ, तो राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोज इज मोर देन ग्लूकोज। लैक्टोज होगा ग्लूकोज से। अगर मान लीजिए लैक्टोज कम हो ग्लूकोज ज़्यादा, तो फिर तो लैक्टोज को तोड़ने वाले एंजाइम क्यों बनाने, लैकोप्रोन को क्यों ऑन करना। क्योंकि अगर प्रेफरेंस की बात करूँ तो ग्लूकोज इज मोस्ट प्रेफर्ड फूड एज कम्पेयर टू लैक्टोज। वो लैक्टोज को अगर फ्यूचर जाके तोड़ के ग्लूकोज ही बनाना है। अभी एक टर्म है आजकल न्यू चली हुई है, जिसको बोलते हैं कैटाबोलाइट ऑपरोन। आजकल लैक ऑपरोन का एक एक्सटेंशन वर्जन आ चुका है, जिसको हम बोलते हैं कैटाबोलाइट एक्सप्रेशन, ग्लूकोज इफेक्ट। उसमें बोला गया है कि ग्लूकोज जब तक उस ई कोलाई को यानी बैक्टीरिया को खाने के लिए ग्लूकोज मिल रहा है, वो लैक ऑपरोन को कभी भी ऑन नहीं करेगी। लैक्टोज को यानी लैकोप्रोन को तभी ऑन किया जाता है जब ग्लूकोज ना हो, मीडियम में ग्लूकोज खत्म हो गया हो, तब आपका लैक्टोज को यूटिलाइज करने के लिए लैक्टोज को तोड़ने वाली एंजाइम बनाने की नीड है। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट ग्रेट कॉन्सेप्ट है, लैकोप्रोन बाय जैकोब एंड मोनार्ड। पढ़ लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 78, द प्रोसेस ऑफ द रैपिड मूवमेंट ऑफ न्यूट्रोफिल टुवर्ड द साइट ऑफ इन्फेक्शन इज कॉल्ड एज। हाय हाय हाय, कितनी अच्छी स्टेटमेंट है ये। The process of the rapid movement of the neutrophil towards the site of infections is called। इसको बोलते हैं हम कीमोटैक्सिस। क्या बोलते हैं, कीमोटैक्सिस। क्वेश्चन नंबर 79, विच बोन प्रोटेक्ट द ब्रेन। देखो, ये क्वेश्चन एज इट इज 2024 में भी आया था, एज इट इज। ठीक है, कौन सी बोन प्रोटेक्ट करती है ब्रेन को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्रेनियम। क्रेनियम, खोपड़ी। क्वेश्चन नंबर 80, एक्सिजन एंड इंसर्शन ऑफ जीन इज कॉल्ड। जीन को काटना, जीन को ऐड करना, इसको हम क्या बोलते हैं। हम्म इसको बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्वेश्चन नंबर 81, हनी इज। हनी क्या है, नेक्टर ऑफ फ्लावर, नेक्टर स्टोर्ड इनटू हनी सैक, नेक्टर मिक्स्ड विद सलाइवा एंड स्टोर्ड इनटू द हनी सैक, नेक्टर एंड बट सक्ड बाय हनी बी। क्या भाई, नेक्टर हनी क्या है। तो हनी आपका एक नेक्टर है। नेक्टर आपको प्लांट में मिल जाता है, देखा होगा आपने नेक्टर। तो नेक्टर इज मिक्सड विद सलाइवा, थूक जो आपके मधुमक्खी का जो थूक होता है यानी सलाइवा होता है, उसके साथ मिक्स हो जाता है, उसको भी स्टोर किया जाता है हनी सैक्स के अंदर, उसको बोलते हैं हनी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखो, क्वेश्चन आपका आया है कौन साइंटिस्ट थे ये, चारगफ। चारगफ। तो चारगफ रूल से आपका क्वेश्चन आया है, और चारगफ रूल कहता है कि एडेनिन इज सॉरी
पिरामिडिन इज इक्वल टू पायरमिडिन, सॉरी क्या बोल रहा हूँ यार मैं, प्यूरिन इज इक्वल टू पायरमिडिन। तो ये बोलते थे आपके चारग्राफ रूल। चारग्राफ रूल बोलता है कि प्यूरिन, प्यूरिन क्या होता है, एडेनिन और ग्वाइनिन, इज इक्वल टू साइटोसिन एंड थाइमिन, यानी प्यूरिन इज इक्वल टू थाइमिन, ये थाइमिन ये कहते थे अपने चारग्राफ भैया। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो पहले स्टेटमेंट तो एज इट इज सही है, दूसरी स्टेटमेंट देखो दूसरी भी सही है। इसने यही बोलना चाह रहा था कि एडेनिन इज इक्वल टू थाइमिन, अगर ऐसा लिखा होता थाइमिन इज इक्वल टू एडेनिन तब भी ठीक होना था। ग्वाइनोसिन इज इक्वल टू साइटोसिन, अगर ऐसा लिखा होता साइटोसिन इज इक्वल टू ग्वाइनिन तब भी ठीक होना था। तो ऑल ऑफ दिस इज राइट आंसर। और मेन बात देखो ये होती है ना, मेन बात ये होती है कि जो मर्जी हो, बस ये है कि जितना एडेनिन होगा उतना ही थाइमिन होगा, जितना ग्वाइनिन होगा उतना ही साइटोसिन होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83, द एंड प्रोडक्ट ऑफ द ग्लाइकोलिसिस अंडर द अनएरोबिक कंडीशन इज। ये तो भाई मैंने कितने बार आपको पढ़वाया है भाई, कितने बार, 2019 में भी, 2021 वाले में भी मैंने करवाया। ठीक है, अब 2022 वाले में भी करवा देता हूँ। देखो ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट नॉर्मल, मुझे बताओ मुझे एरोबिक कंडीशन में कौन होता है। तो नॉर्मल एरोबिक कंडीशन में यानी ऑक्सीजन वाली इन्वायरमेंट कंडीशन में तो क्या बनेगा, पायरुवेट बनेगा, पायरुवेट बनेगा, पायरुविक एसिड बनेगा। पायरुवेट जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट को कन्वर्ट कर दिया जाएगा पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स के थ्रू एसिटाइल कोएंजाइम ए में, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए क्रैब साइकिल में जाएंगे, क्रैब साइकिल से वो एटीपी जनरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ NADH, FADH और NADH। तीन मॉलिक्यूल्स NADH के बनेंगे, दो मॉलिक्यूल्स सॉरी एक मॉलिक्यूल्स आपका FADH2 का बनेगा और बाकी आपका एक ATP बनेगा। तो ये सारे जाएंगे आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेल में, ETC में, वहाँ पर ऑक्सीजन को फाइनल एक्सेप्टर की तरह यूज करके ATP का जनरेशन करेंगे। बट ये था एरोबिक कंडीशन यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस। मान लीजिए ऑक्सीजन नहीं है तो पायरुविक एसिड नहीं बनेगा, पायरुवेट नहीं बनेगा। तो क्या बनेगा भाई, सॉरी पायरुवेट तो बनेगा, बनेगा पायरुवेट तो बनेगा, बट पायरुवेट को कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसके अंदर, तो पायरुवेट को कन्वर्ट कर दिया जाएगा लैक्टिक एसिड में। किसमें, लैक्टिक एसिड में। इधर इधर एक ऑप्शन नहीं दिया है, इथेनॉल। अगर यहाँ पर लैक्टिक एसिड की जगह इथेनॉल लिखा होता तो वो भी राइट आंसर होना था, क्योंकि ईस्ट वगैरह में एंड प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड तो नहीं बनता है, हाँ इथेनॉल जरूर बनता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84, इन मोस्ट स्पीसीज माइटोकॉन्ड्रिया DNA इज पास्ड डाउन फ्रॉम। देखो 100% तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया आपका मैटरनल है, बट इधर मोस्ट स्पीसीज लिखा तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मदर। बट ऐसा नहीं है, याद रखना मेरी बात, कि माइटोकॉन्ड्रिया ऑलवेज मैटरनली इनहेरिटेड नहीं होता है, कुछ एक्सेप्शनल हैं, कुछ प्लांट्स हैं जिसका एक नाम तो आपने सुना ही होगा, जिसको हम बोलते हैं, अभी नाम याद नहीं आएगा मुझे, नहीं आ गया ओनिन्थेरा लैमार्कियाना। तो ओनिन्थेरा लैमार्कियाना, इसमें जो आपका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो पैटर्नल है, फादर साइड से जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। और कुछ ईस्ट वगैरह हैं वहाँ पर बाई पेरेंटल हैं। ठीक है, बट 99% तो मदर से जाता है। ठीक है, तो मदर के एग के ऊपर ही साइटोसोल माइटोकॉन्ड्रिया होता है। फादर के स्पर्म में तो माइटोकॉन्ड्रिया एज इट इज पूंछ में होता है, वो तो बाहर निकल जाता है, ओनली हेड ही अंदर जाता है। क्वेश्चन नंबर 85, इक्थियोलॉजी इज स्टडी ऑफ, इक्थायोलॉजी ऑफ स्टडी ऑफ, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फिशेज। क्वेश्चन नंबर 86, द ऑर्गेनल्स विच फॉर्म द एंडोस्केलेटन ऑफ सेल इज। कौन सी ऑर्गेनल है जो कि एंडोस्केलेटन है सेल की। देखो एंडोस्केलेटन का मतलब होता है ऐसी ऑर्गेनल्स जो कि सेल को शेप प्रोवाइड कर रही है और हर चीज सेल पे हेल्प करते हैं, वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 87, विटेलोजेनेसिस इज फॉर्मेशन ऑफ। देखो विटेलोजेनेसिस आपने पढ़ी हुई स्टेटमेंट बीएससी में आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी हुई है। विटेलोजेनेसिस होती है आपका योक का बनना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88, न्यूरोट्रांसमीटर बिटवीन ए न्यूरॉन एंड मसल इज। देखो मोस्टली जो न्यूरो ट्रांसमीटर बहुत सारे न्यूरो हैं, बट जो मसल्स एंड न्यूरॉन्स के बीच में जो न्यूरो है वो है एसिटाइल कोलिन। क्वेश्चन नंबर 89, फिलिंग द ब्लैंक्स इज यूज्ड एज अ वेक्टर फॉर क्लोनिंग इनटू ए हायर ऑर्गेनिज्म।
हायर ऑर्गेनिज्म के लिए क्लोनिंग के लिए मोस्ट प्रिसाइजली आप कौन सा यूज करोगे? बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है, और बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चन में काफी डाले हुए हैं, मैंने 200 क्वेश्चन डाले हुए हैं उस पीडीएफ में। तो राइट आंसर इज रिट्रोवायसिस। क्वेश्चन नंबर 90, RH इनकम्पेटेबिलिटी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रिजल्ट्स इन। देखो मैंने आपको डिटेल में समझाया था एक दिन 2019 वाले क्वेश्चन पेपर में, मैंने डिटेल में आपको करवाया था, एज इट इज यही क्वेश्चन आया था, वहां पर भी यही टर्म थी, वहां पर भी यही कॉन्सेप्ट था, और मैंने अच्छे से समझाया भी था। इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिसिस, जिसमें जिस भी लेडी का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव हो, यानी चाहे ब्लड ग्रुप A हो, B हो, O हो, डजेंट मैटर, अगर उसका ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है और उसका जो हस्बैंड है उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव में है, तो उसके बेबी का ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव होगा। और इन फ्यूचर फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान उन्हें रहोगैम की अगर इंजेक्शन नहीं लगाया गया, तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे के को सीरियस प्रॉब्लम होने की 99% उम्मीद है, डेथ होने की चांसेस भी 99% है। इसी को बोलते हैं इरेथ्रोब्लास्टोसिस, क्योंकि लड़की का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव था और जिसने जो बेबी का जन्म दिया था उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव था। ड्यूरिंग पार्चुरेशन एंड डिलीवरी प्रोसेस थोड़ा सा ब्लड मिक्स हो जाता है मदर के ब्लड के साथ, जिसकी वजह से मदर के ब्लड के अंदर आपका IgG एंटीबॉडी का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। और जब भी सेकंड प्रेगनेंसी होती है, तो जो IgG एंटीबॉडी होती है वो क्रॉस कर जाती है प्लेसेंटा को, और अंदर बेबी में अग्लूटिनेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी और बेबी की डेथ हो जाएगी ड्यू टू RH पॉजिटिव इनकम्पेटेबिलिटी। तभी तो जब भी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है, जिन भी लेडी या जितनी भी लड़कियों का ब्लड ग्रुप है नेगेटिव है, उनको फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद जस्ट एक हफ्ते के अंदर अंदर रहोगैम का इंजेक्शन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 91, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C, ट्रैपेनोसोमा गैमिएंसिस। क्वेश्चन नंबर 92, कलर ब्लाइंडनेस इज एंड डैश लिंक रिसेसिव ट्रेट। देखो कलर ब्लाइंडनेस आपकी जो डिजीज है वो है एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, एक्स लिंक्ड डिजीज है और रिसेसिव डिजीज है। क्वेश्चन नंबर 93, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडियन ब्रीड ऑफ पोल्ट्री। बुसरा, बुसरा सुना होगा, एक मुर्गा है, बहुत ऊंचा होता है वो, और लड़ाई में भी यूज करते हैं पंजाबी वगैरह हरियाणा वाले के लोग। क्वेश्चन नंबर 94, विच वन इज नॉट ए हेरिडिटरी डिजीज। देखो सिस्टिक फाइब्रोसिस तो आपकी हेरिडिटी है, यानी जेनेटिक डिजीज है, क्योंकि ये रिसेसिव डिजीज है। थैलेसीमिया भी है, और हेमोफिलिया तो आपने सुना है, वो तो है ही है। क्रिटिनिज्म, क्रिटिनिज्म तो आपकी डेफिशिएंसी है ना, हाइपोसिक्रेशन की वजह से है। क्वेश्चन नंबर 95, काउंटर करंट मैकेनिज्म कन्वर्ट्स द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इनटू। देखो काउंटर करंट मैकेनिज्म के कारण ही तो आपका सब कुछ चला हुआ है, आपका सिस्टम। काउंटर करंट मैकेनिज्म काम ना करे ना, तो काम तगड़ा खराब होगा आपका शरीर का। तो वो यूरिन को हाइपरटोनिक बनाते हैं, ठीक है, हाइपरटोनिक। क्वेश्चन नंबर 96, इन विच टिपिकल स्टेज आर लैंप ब्रश क्रोमोसोम्स आर ऑब्जर्व्ड। देखो लैंप ब्रश क्रोमोसोम सबसे बड़े क्रोमोसोम्स है दुनिया में, सबसे बड़े, और ये हमें देखे जाते हैं ड्यूरिंग, देखो ध्यान देना अब कितना इजी है, कब हम इनको देखते हैं मोस्टली, मुझे बताओ क्रोमोसोम को हम कब देख सकते हैं। देखो क्रोमोसोम को हम मेटाफेज में देख सकते हैं, बट लैम्परस क्रोमोसोम इतने बड़े होते हैं कि मियोटिक प्रोफेज में हमें दिख जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97, क्योंकि ये बनते क्रॉसिंग ओवर से ना, बहुत सारी क्रॉसिंग ओवर होती है। क्वेश्चन नंबर 97, बीटा डाइवर्सिटी इज अ डाइवर्सिटी। देखो एक होती है अल्फा डाइवर्सिटी, एक होते हैं बीटा डाइवर्सिटी, एक होते हैं गामा डाइवर्सिटी। तीनों डाइवर्सिटी के बारे में आपको बता देता हूँ। अल्फा डाइवर्सिटी का मतलब है कि किसी भी एरिया में आप जो रिसर्च कर रहे हो, डाइवर्सिटी का पता करना चाहते हो एक सिंगल एरिया में। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं स्टडी कर रहा हूँ हिमाचल प्रदेश की रिवर ब्यास एट सुजानपुर टीरा। अगर मैं सुजानपुर टीरा में ब्यास रिवर पर मैं फिश एंड फिशरीज पर रिसर्च कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं एक सिंगल अल्फा डाइवर्सिटी के रिसर्च कर रहा हूँ।
हाँ, अगर मैं हिमाचल प्रदेश में ब्यास रिवर में जो सॉरी सोनभद्र टेकरी में जो ब्यास रीजन है उसका कंपैरिजन कर रहा हूँ मैं घुमारवी में आगे जाके गोविंद सागर लेक के साथ कंपैरिजन कर रहा हूँ, तो हो जाएगी वो बीटा डाइवर्सिटी। जब भी बिटवीन द कम्युनिटीज यानी बिटवीन द टू एरियाज जब भी कंपैरिजन हो कॉल्ड एज बीटा डाइवर्सिटी। पर जब मैं बात करूँ मैं पूरी हिमाचल प्रदेश की सारी नदियाँ, पांचों की पांच नदियाँ पर सर्च कर रहा हूँ, तो वो हो जाएगी गामा डाइवर्सिटी। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 98, अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड सीट एंड द कोलेजन हेलिक्स रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोटीन्स। देखो अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड सीट सभी आपके क्या हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं। क्या हैं? सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। क्वेश्चन नंबर 99, न्यूक्लियोसोम इज मेड अप ऑफ। न्यूक्लियोसोम किसके बने होते हैं? न्यूक्लियोसोम। तो देखो न्यूक्लियोसोम में एक चीज नहीं होती है। देखो डीएनए हिस्टोन कोर, डीएनए हिस्टोन कोर, देखो देखो ना, असल में न्यूक्लियोसोम में क्या होता है, डीएनए होता है, वो रैप होता है हिस्टोन के ऊपर। और जहां तक मुझे मालूम है यहाँ पर जो चार आपके हैं H2H, देखो देखो H2A, H2B, H3 एंड H4, ये तो आपके कोर हिस्टोन है, ये होंगे, साथ में डीएनए होगा, और ये रैप होगा या लिंक होगा दूसरे स्टोन, दूसरे लिंकेज के साथ बाय H1 लिंकर। अब मुझे H1 लिंकर को काउंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मुझे डाउट लग रहा है इधर। देखो इस डीएनए पक्का होगा, हिस्टोन कोर प्रोटीन जिसमें H2A, H2B, H3, H4 ये जरूर होंगे। यानी ए तो, ए ऑप्शन तो देखो सी और डी तो एलिमिनेट कर दो क्योंकि आरएनए तो होगा नहीं। अब ए और बी में मुझे डाउट है लिंकर H1 का। लिंकर H1 होना चाहिए नहीं होना चाहिए न्यूक्लियोसोम में? न्यूक्लियोसोम में लिंकर H1, देखो लिंकर H1 होता है, जोड़ता है एक न्यूक्लियोसोम को दूसरे न्यूक्लियोसोम के साथ जोड़ता है। जहां तक मुझे क्यों लग रहा है कि H1 न्यूक्लियस नहीं होगा, H1 लिंकर नहीं होगा। इसको क्रॉस चेक कर लेना। 99% मुझे लग रहा है कि डीएनए हिस्टोन कोर ही होगा बस, लिंकर नहीं होगा। 100 जाइगोटिज्म तो मैंने करवाया है आपको। जाइगोट क्या है? टोटेपोटेंटा। अपना इनर सेल मास क्या होता है? प्लूरिपोटेंटम। हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स क्या होते हैं? मल्टीपोटेंटम। स्पर्मेटोगोनिया उगोनिया क्या होता है? यूनिपोटेंटम। याद रखना ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दैट्स क्लियर कंप्लीट। अब मैं करवाऊंगा 2023 का कल से। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।